आप सभी का स्वागत है बनारसी बाकायत के पॉडकास्ट चैनल पे, जहाँ पे हम बातें करते हैं साहस की, त्याग की, कला की और जीवन के खूबसूरत रंगों की। आज के हमारे गेस्ट हैं ज्ञान शंकुल जी। आपका स्वागत है बॉस। हर हर महादेव भाई साहब। महादेव भैया महादेव। और बनारस के ऊपर कुछ कहें तो बनारस केवल मंदिरों और घाटों का शहर नहीं रहा है। ये इस देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ पे गलियों में, घाटों में गदाओं की गड़गड़ाहट, डंबल जोरी की कला जो है यहाँ पे प्रदर्शन होते रहते हैं। वहीं ये जो है अपना संस्कृति ये विलुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। बनारस में अगर कहा जाए तो बनारस में फॉरेनर्स की कमी नहीं रही है, बनारस में बनारसियों की कमी रही है। और उसी बीच में हमारे ज्ञान शंकुल जी है जो फॉरेनर्स को ये कला दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और जितना बनारसी इस चीज़ के अंदर ये रुचि नहीं रख रहे हैं, उतना फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपना रहे हैं ये अपना संस्कृति कल्चर के रूप में। और इसको अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे दे रहे हैं और इसका कह लीजिए कि एक तरीके से पूरा अच्छे रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उसी के बारे में अगर आज हम बात करना चाहें तो ज्ञान शंकुल जी से इसी से मतलब शुरू किया जाए कि जो हमारा देसी अखाड़ा व्यायामशाला है ये कैसे भिन्न है मॉडर्न जिम से। जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि विदेशी पहलवान या जो भी ये व्यक्ति हमारे पास आते हैं ये कोई सैलानी नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा, फिर मैं आपके प्रश्न पर भी आऊंगा कि मैं भारतीय पारंपरिक खेल यानी जो विलुप्त हो रहे हैं तमाम भारतीय पारंपरिक खेल हैं, जैसे कुश्ती है, कबड्डी है और आपका धनुष बाण का भी जो आर्चरी है वो भी एक आपका पारंपरिक खेल है। लेकिन जो विलुप्त होते पारंपरिक खेल है जो कि अखाड़ा के वर्कआउट के तौर पे जाने जाते हैं, जैसे कि जोड़ी, गदा, दंबल, नाल, गरनाल, समतोला, थोपई मैंने भी बताया, करला कट्टई जो होता है साउथ इंडियन एक्सरसाइज इक्विपमेंट है जो कि अखाड़ा में होता है, कलरापयट्टू जो कि हमारा इंडियन मार्शल आर्ट है, वो उसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको मैं देश के सभी युवाओं को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। और ये जो विदेशी हमारे पास आते हैं ये कोई सैलानी नहीं है, ये खुद अपने यहाँ के स्ट्रेंथ कोच या पहलवान बोल सकते हैं या खिलाड़ी बोल सकते हैं, वो लोग होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपने बोला कि बनारसियों की कमी, बनारसी हैं, अभी भी बनारसी हैं, पूरे बनारस में जितने भी लोग हैं सब बनारसी हैं और सब अखाड़े भी जा रहे हैं भाई साहब, अखाड़े भी जा रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन जो बनारस के लोग हैं या हमारे देश के भारत के जो लोग हैं, युवा हैं, वो अखाड़े की ओर अग्रसर हों। और जो भी आपने प्रश्न किया कि जिम से किस तरह से भिन्न है, जिम का वर्कआउट बहुत बढ़िया है, मैं उसका कभी नहीं बोल रहा हूँ कि जिम खराब है, जिम बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है, जैसे मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, कुश्ती है, आपका जोड़ी, गदा, दंबल, गरनाल। दंबल के बारे में मैं बताऊंगा कि जो बनारस में जो दंबल की जाती है वो रुमाली दंबल की जाती है। रुमाली उसका तरीका जो होता है वो रुमाली होता है, दूसरा खड़ी होता है, ठीक है। तो ये जो दो तरीके हैं दंबल के ये भी बड़े पारंपरिक हैं, यानी पता नहीं कितने मतलब 100 सालों का इसका जो इतिहास रहा है। अभी मैं मुगदर बता रहा हूँ, मुगदर जो है, मुगदर व्यायाम के जो लाभ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं कि भाई आपके ग्रिप स्ट्रेंथ बनते हैं, आपके रिस्ट पावर बढ़ती है, बाइसेप, ट्राइसेप, ये अपर बॉडी के जितने पार्ट्स हैं सभी आपके इसमें सुदृढ़ बनते हैं, सुदृढ़ होते हैं, साइड कोर का यूज होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो पारंपरिक व्यायाम है यह बहुत ही अच्छे हैं और जिम से भिन्न जरूर है इस तौर पे कि जिम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक दूसरा वातावरण मिलता है, एक बंद कमरे का वातावरण मिलता है, एसी का वातावरण मिलता है। इसके विपरीत अगर आप अखाड़े में हैं तो आपको एक शुद्ध वातावरण मिल रहा होता है, खुला आसमान मिल रहा होता है, आप एक आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बनारस में सिर्फ मैं यही देख रहा हूँ कि बनारस में कुछ ऐसे अखाड़े हैं जहाँ की सिर्फ मुस्लिमों के लिए अखाड़े हैं, बिल्कुल ये बोल सकते हैं मुस्लिम अखाड़े हैं, लेकिन वहां पर हिंदू भी जा सकते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं। तो एक बात ये भी बड़ी अच्छी है कि हमारे जो बनारस में
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जोड़ी गदा, दंबल, गरनाल ये व्यायाम किया करते थे, अखाड़े की ओर अपना रुझान किए हुए रहते थे, अग्रसर रहते थे जी। लेकिन अब आज की युवा के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, कोरोना काल के बाद से लोगों ने अखाड़ों में जाना शुरू कर दिया है। देखिए लॉकडाउन जो हुआ कई बार कई चीजें खराब भी कर दिया वो, और मेरे पिताजी का भी जो निधन हुआ वो कोरोना काल में ही हुआ, और शायद लॉकडाउन की वजह से ही वो उनको अच्छा उपचार नहीं मिल पाया। लेकिन मैं एक दूसरी ओर ये भी देखता हूँ कि लॉकडाउन के वक्त में लोगों ने, जो कि पढ़े लिखे लोग भी थे, वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज, हमारे देश की बनी हुई चीज, योग व्यायाम और गिलोय जैसे चीजों पर भी विश्वास करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी चीज है। उसी तरह से उन लोगों ने भारत के सभी लोगों ने अपने देशी व्यायाम को भी अपनाया। तो वहां से मैं ये बोलूँगा 2019-2020 के बाद से मुगदर व्यायाम ट्रेंडिंग में आया और अखाड़े की ओर युवा जाने लगे। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि पिछले कोरोना काल के ठीक पहले 2018 तक 17 तक में भी मुश्किल से पूरे साल में 12 दंगल हुआ करते थे, लेकिन इस साल 2024 में लगभग 35 दंगल हुए। 35 दंगल यानी आपके 3 टाइम्स ज्यादा, यानी 12 कहाँ 35 दंगल। मैं 3500 दंगल में था भी, होता है और भी ज्यादा हो जहाँ पे मैं नहीं पहुंच पाया। बनारस की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ, और ये बनारस में ये जो दंगल होते हैं ये बड़े अच्छे इसलिए हैं और अपने से अलग हैं। इसलिए अलग हैं क्योंकि पूरे भारत में जोड़ी गदा दंबल नाल का दंगल सिर्फ और सिर्फ बनारस में होता है। जी जो जैसे बाहर के देशों में जो दंगल होता है तो कुश्ती होता है, देश नहीं प्रदेशों में, दूसरे जगहों में प्रदेशों में कुश्ती होता है, वही मट्टी में ये सब। लेकिन बनारस में यही खास बात रही है कि मतलब एक वो होता है कि मतलब तरीके से गदा फेरना, एक छुआ के निकालना, एक बिना छुआए निकालना, हर चीज का यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं कि देखिए अगर बहुत भारी गदा है तो उसे लोग अपने कंधे पर टच करके ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अब उससे ज्यादा रोचक बनाने के लिए अगर आप 70 किलो का गदा है, 70 किलो का गदा है, तो मैं ये 100% बोलूंगा कि भाई साहब उसे आप खड़ा होकर एकदम छुट्टा न फेरें, क्योंकि वो आपके शारीरिक रूप से आपको अक्षम बना देगा किसी न किसी समय पर। आज से पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 40 किलो 35 किलो का गदा का प्रतियोगिता कर रहे हैं तो 100% आप छोड़ के करिए, खुला करिए, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, और जब कंपटीशन की भावना होती है ना तो हल्का हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, प्रतियोगिता कराने में भी और प्रतियोगिता करने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। अब 70 kg आपने कर दिया, मात्र 3 4 5 लोग ही करेंगे तो इससे उनका मन बिगड़ जाता है, फिर वो उसमें रुचि नहीं रख पाते हैं। तो ये एक कारण है छुट्टा कराने का, और बड़ा अच्छा चीज है। जैसे कि अगर इसी में हम लोग आगे बढ़े तो कौन से मुख्य व्यायाम आप कहेंगे कि मतलब ये अखाड़े में जाएं तो मुख्य व्यायाम कौन से हैं जो सब कोई करता है? देखिए निश्चित रूप से अगर आप अखाड़े जा रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। देखिए आप आध्यात्मिक होने का तात्पर्य यह नहीं कि आप किसी एक विशेष धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप किसी भी धर्म के हो, आपको आध्यात्मिक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक अगर आप हो रहे हैं तो अपना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं। अब आ रही है बात व्यायाम की। व्यायाम करने से पहले आपको एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। आप गुरु जरूर किसी न किसी व्यक्ति को बनाइए। आजकल बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, युवा को सीधे वो YouTube के नॉलेज को सीधे अपने साथ लेकर आते हैं और उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं बनाना चाहते हैं। गुरु बनाइए तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब व्यायाम की बात आएगी तो व्यायाम में दंड बैठक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और आपका बीजारोपण ही अखाड़ों में होता है दंड बैठक से। दंड बैठक सपाटे आप करते हैं तो फिर आप मजबूत होते हैं। यानी आपको जोड़ी गदा करने के लिए आपकी कलाई मजबूत होनी चाहिए, आपका ग्रिप पावर अच्छा होना चाहिए। जब आप दंड व्यायाम करेंगे तो आप में एक अंदर से सहनशीलता भी आएगी, जो कि आपको गदा जोड़ी फेरते समय करना पड़ेगा। स्टेमिना की बात आती है कि आपको स्टेमिना लंबे समय तक लेकर करना है, स्विंग करते रहना है। रनिंग करिए, रनिंग करना पड़ेगा। रनिंग करके फिर आप अखाड़े की ओर आइए।
तो आपका ये व्यायाम मतलब कि एकदम प्रारंभिक, ये पहला मतलब बीज रूप से कहा जाए बीजारोपण ही आपका तो होता है। दंड बैठक जो होता है वही होता है। बिल्कुल। और उससे पहले भी चीज है कि आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ। जिसको आप गुरु बनाएंगे उसके हिसाब से आप करें, 100% आप सक्सेस होंगे भाई। यानी बिना गुरु के अगर आप चाहेंगे तो वो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आप 10 दिन करेंगे, 10 दिन बाद छोड़ देंगे। बिल्कुल, यही एक कारण हो जाता है। गुरु रहेगा तो आपके अंदर अनुशासन भी आएगा और आत्मा का जो शुद्धिकरण जो होता है, एक गुरु बहुत अच्छे से जानता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ आप मान नहीं रहे कि आप गलती कर रहे हैं। तो गुरु का ये एक कह लीजिए निर्देश रहता है, कार्य रहता है कि उस अपने शिष्य को ये बताए कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं और आप मान नहीं रहे हैं। तो एक दिशा रहती है उस समय, और दिशा में चलने से में बहुत फायदे रहते हैं कि जल्दी होता है। और वही कहा जाए तो मतलब अगर आगे हम लोग बढ़ा जाए, दंड बैठक हो गया, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं कि मतलब अखाड़ों में? देखिए अखाड़े में मुख्य रूप से गदा है, जोड़ी है और समतोला इक्विपमेंट बहुत अच्छा है। मैंने बनारस के कई अखाड़ों में समतोला रखा हुआ बस देखा, यानी करने वाले लोग नहीं। जो मतलब अखाड़े और कुछ अखाड़े होंगे बड़े आपके बड़ा गणेश अखाड़ा और कुछ अखाड़े होंगे जहाँ पे समतोला का प्रयोग आज भी लोग कर रहे होंगे, कुश्ती के पहलवान। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि समतोला का प्रयोग हर खिलाड़ी को करना चाहिए, हर अखाड़े वाले व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यह आपके बैक को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल करता है। समतोला कौन सा वाला? वो मतलब जो लंबा सा एक लंबा सा होता है, जिसमें पकड़ने के लिए हैंडल होता है, पीछे से करते हैं, वो सबसे अच्छा वर्कआउट है, इक्विपमेंट है। उसके अलावा मुगदर आपका होना चाहिए। मुगदर में लंबे हैंडल होते हैं, जोड़ी में बस मुट्ठी भर का ही जगह होता है, तो मुगदर अच्छा है, गदा अच्छा है, जोड़ी है आपका। कई तमाम इतने ढेर सारे हैं जिसको बताना अच्छा रहेगा, मैं जरूर बताऊंगा। देखिए भी मैंने स्वामीनाथ अखाड़े में देखा है, स्वामीनाथ अखाड़ा हमारा बहुत अच्छा सबसे प्राचीनतम कह लीजिए। बिल्कुल 476 साल का इतिहास है इसमें, इस अखाड़े का, तो जिसका नाम पूर्व में गोस्वामी तुलसीदास अखाड़ा रहा है। तो वहां पर आप जाएंगे तो थोपई भी आपको दिखाई पड़ेगी। थोपई बहुत इस बने एक आप गोला सा होता है जो कि लगभग सुराही जैसा दिखाई पड़ता है। वो पेट के वर्कआउट के लिए भी है। लोगों का कहना होता है कि पहलवानों के पेट बाहर निकले होते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब, आप सभी लोग को, कि पेट के वर्कआउट भी ट्रेडिशनल वर्कआउट में यानी अखाड़ा वर्कआउट में भी है। और छोटे छोटे 2 वहां पर पेयर्स रखे हुए हैं इंडियन क्लब्स के भी। तो इंडियन क्लब्स जो है वो 1904 1932 के ओलंपिक में रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीज़ों को मैं चाहता हूं कि इंट्रोड्यूस कराऊं लोगों से, लोगों को बताऊं, वो समझ पाए, भारत के लोग खास तौर से समझ पाए कि ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट अखाड़े के हैं। गरनाल है, गरनाल बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। हाँ, जो गर्दन के वर्कआउट के लिए 90% जो वर्कआउट करने वाले लोग हैं, चाहे वो जिम में हो चाहे अखाड़े में हो, मैंने उनको देखा हुआ है कि गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन आप अखाड़ा में जब जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके नाखून से लेके बाल तक के सबके वर्कआउट हो जाएंगे, यानी पूरे बॉडी का तात्पर्य है। ठीक है, तो गरनाल जो है ऐसे कुश्ती के पहलवानों के लिए होता है कि वो गर्दनिया जो बोला जाता है उसका प्रयोग करने के लिए करते समय बहुत कष्ट होगा, जो भी प्रतिद्वंदी होगा, तो वो अपने गर्दन को मजबूत करने के लिए करते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हल्के, अगर आप 15 किलो 20 किलो के गरनाल का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे कई इक्विपमेंट हैं जो कि आज भी बनारस के कई अखाड़ों में हैं, लेकिन लोग उसे प्रयोग नहीं करते क्योंकि गुरु नहीं बनाना चाह रहे, तो गुरु नहीं बनाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज यही है कि गुरु नहीं बनाना चाहते हैं, सीधे सीधे अपने से प्रयोग करना चाहते हैं। वो प्रयोग करने पे उनका वो बहुत करेंगे तो 3 साल के बाद में वो फिर अपना कोहनी पर दर्द लेके बढ़ जाते हैं या कलाई में दर्द लेके बढ़ जाते हैं। तो ये चीज गलत है। जैसे कि अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस भी दिया जाए, मॉडर्न जिम्स हो गए और फिर उन्हीं का देसी अखाड़ा वर्कआउट्स में, तो बेसिकली जो मॉडर्न जिम्स होते हैं वो मसल्स पे फोकस करेंगे। जी देखिए, मसल्स कैसे ग्रो किया। अखाड़े की एक चीज मैं बताऊंगा, अखाड़े के लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाला बंदा पतला भी हो सकता है। अब बहुत सी चीजों में बताऊंगा, जब आप दंगल कंपटीशन में जा रहे होते हैं, देखते हैं कि बड़ा पतला लड़का है, लगभग 60 केजी का है और पतला है, लंबा है, और वो बहुत बढ़िया गदा वगैरह फिर रहा है। लेकिन 5 किलो का मुगदर एक हेवी वेट उठाने वाले व्यक्ति से
नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात हो जाती है, ग्रिप स्ट्रेंथ की भी बात हो जाती है। देखिए मुख्यतः मैं जिम के बारे में बताऊंगा, वो मसल ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी उनके कुछ उपकरण होते हैं, लेकिन स्टैटिक होते हैं। जी, लेकिन अखाड़ा वर्कआउट में जितने भी लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यही एक कारण है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला बंदा पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। अगर बेसिक एनाटॉमी की बात किया जाए कि मतलब जो आपका शरीर है केवल मसल से नहीं बना होता है, उसके अंदर फैशिया हो गए, बोन हो गए, नर्व्स हो गए। तो अखाड़ा क्या करता है ना कि आप जिम की तरह केवल आपका मसल्स नहीं फुलाने का काम करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करता है, लेकिन जो अखाड़ा होता है वो अंदर से आपका डायनेमिकली जो भी आपका वर्कआउट है, आपके नसों में जितना जान है पूरा, जैसे कि जो हम लोग वर्कआउट गदा फेरते हैं, डंबल फेरते हैं, अगर पैर में दम नहीं रहता है नहीं फैला पाता है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल अराउंड जो स्ट्रेंथ रहता है सब कुछ। इसमें एक चीज और भी है, जैसे भी आपने बोला, उसमें सबसे अखाड़ा वर्कआउट का सबसे बढ़िया पार्ट है कंसंट्रेशन। अगर आपने कंसंट्रेशन लूज किया तो वो इक्विपमेंट आपको प्रॉब्लम कर देगा, खड़ा कर देगा, यानी आपसे स्विंग नहीं होगा, ये हो सकता है, या आपको चोट लग सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई देश के माने विदेशों के भी कई खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं, उन लोगों ने भी मुझसे मुगदर के अभ्यास को सीखा है और बाकी अखाड़ा वर्कआउट के जितने इक्विपमेंट हैं उनको परचेज भी किया और उनको सीखा भी है, और उन लोगों का जो परफॉर्मेंस हुआ है वो इस चीज के कारण ही बढ़ गया, अच्छा हो गया। कारण कंसंट्रेशन जी, किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, और ये इन अखाड़ा वर्कआउट के इक्विपमेंट के साथ कंसंट्रेशन बढ़ता है। और मैं यही बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे हॉकी खेल रहे हो, चाहे आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, जहाँ पे आपके कंधे का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, आप हॉकी स्टिक लेके चल रहे हैं, मुकद्दर जरूर करिए। बहुत से लोगों को मैंने ये सिखाया है और उन्हें बहुत लाभ भी मिला है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप बनारस के हैं और आप इस तरह की चीज़ों को एक बार प्रयोग करें, सीखें, लाभ मिलेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि धीरे धीरे हम लोग को कुछ वीडियोस इस समय मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि चलते चलते हार्ट अटैक आ जा रहा है जी, वहीं पे जी बिला जा रहे हैं। देखिए कारण कहीं पे भी कुछ भी झटके से हो जा रहा है, और ऐसे लोगों को आ रहा है जो मतलब डेड लिफ्टर्स है, वर्कआउट करते आए हुए जिम में, उन लोगों को जिम में ही क्या कहते हैं, कह लीजिए कि हार्ट अटैक आ जा रहा है या फिर कोई दिक्कत हो जा रहा है और उनको मतलब वो उनकी मृत्यु हो जा रही है वहीं पे। लेकिन अखाड़े में कभी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए हृदय गति बंद होने का कारण कई हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अब जो मैं देखता हूँ या समझता हूँ उसको मैं ये समझ पा रहा हूँ कि लोग आजकल के युवा जो हैं, चाहे वो देश के हों चाहे विदेशों से भी बहुत खबरें आती हैं बॉडी बिल्डर्स की, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कई तरह के दवाइयों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और कम समय में ही अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। माने जो एक्सपीरियंस आपको 10 से 20 साल में मिलेगा वो 1 से 2 साल में लेना चाहते हैं। तो ये चीजें नहीं संभव हैं दोस्त। तो इस वजह से भी कोई खराब गाइडेंस के चलते, इसीलिए मैंने बोला कि पहले गुरु का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खराब गाइडेंस और दूसरा चीज शॉर्टकट अपनाना, ये दो चीज आपको बंद करना पड़ेगा, तब आप 100% सक्सेस हो जाएंगे किसी भी फील्ड में। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, इन दो चीजों को जरूर से ध्यान रखिए। नहीं मतलब फिर भी आप इसके अंदर कुछ और कहना चाहें, जैसे कि मतलब जो नॉर्मल वर्कआउट्स होते हैं जिम के, वो नर्व्स ट्रेनिंग नहीं होते, उनके नसों का जो एक वो रहता है कि मतलब ऊर्जा पूरे मतलब शरीर में एक जगह से ऊर्जा एकत्रित करके एक चीज में लगा देना, वो चीज वहां नहीं हो पाता है। और आहार भी उनका एक कह लीजिए कि जो होता है कि गलत होता है। हाँ देखिए वही मैंने बताया ना, अब डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छा, आप जिम करें, आप जिम भी करें, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर के गाइडेंस में हैं, अच्छा करेंगे, क्योंकि कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं चाहेगा कि उसका जो शिष्य हो वो गड़बड़ करे या कुछ गलत करे। ठीक है, और आपका गोल क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। रही बात आप निःशुल्क तौर पे करना चाहते हैं, बिना पैसे दिए करना चाहते हैं, आप अखाड़े आइए। बनारस के हर अखाड़ों में प्रवेश आपका हो सकता है। कुछ आपको नियम को पालन करना पड़ेगा जो कि अखाड़ा का नियम होता है, जैसे समय पे आना, क्या पहनना है, क्या बात करना है,
गुरु के अगर आप आज्ञा का गुरु को बना रहे हैं तो गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है। तो ये सब चीजें तो नॉर्मल है, आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, चाहे वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, आप किसी भी अगर आप क्लब या संस्था से जुड़े हैं तो आपको उनकी गाइडेंस को समझना पड़ेगा जी। तो यही चीजें हैं। और बस यही मैं बोलूंगा, आपका फोकस होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। गोल भी होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली अगर आप एक केवल फिट रहने के लिए चाहते हैं कि मतलब आप जिम कर रहे हैं तो उससे बेटर हम कहेंगे कि आप अखाड़े जाइए, हर चीज का वर्कआउट करिए, स्टैमिना ग्रोथ होगा, नर्व्स ग्रोथ होंगे और आप लॉन्जेविटी एक चीज चल रहा है बाहर के देशों में कि लॉन्जेविटी मतलब कैसे प्राप्त किया जाए कि मतलब जल्दी झुर्रियां ना पड़े या फिर मतलब जल्दी घुटनों में दर्द ना आए। ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि अखाड़ा वर्कआउट करने वाला बंदे का उम्र उसके लुक से ज्यादा होता है, यानी लुक कम है, यानी आपका 20 साल उम्र लगेगा लेकिन आप होंगे 30 के। ये मैंने बहुत नोटिस किया है, कई बार नोटिस किया है। दूसरी चीज, हाँ 100% ये लोगों का कहना होता है कि आपके जिन पे भी डिपेंड करता है, 100% उस पे भी डिपेंड करता है, आपके खाने पीने पे भी डिपेंड करता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पहलवानों का डाइट क्या होता है। जी, उसी पे आने ही वाले थे कि मतलब अगला प्रश्न रहा है कि आहार जो रहता है एक बेसिक दिनचर्या से शुरू करिए आप और बताइए कि मतलब एक बेसिक दिनचर्या एक अखाड़े के मतलब पहलवान की कह लीजिए या फिर स्वस्थ रहने के लिए क्या होनी चाहिए। देखिए, पहलवान अपने आप में ही एक आदर्श व्यक्ति होता है, लोग पहलवानों को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब रही बात कि उनका डाइट क्या होता है या उनका पूरा दिनचर्या क्या होता है, तो सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रनिंग करना, नित्य क्रम के बाद रनिंग करना, रनिंग करके अखाड़े आना। मोस्ट ऑफ जो रेसलर्स हैं वो मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, फिर वो आएंगे रनिंग करके, जब आप आते हैं उसके बाद आपको दंड बैठक, आपको फावड़े से मिट्टी खोदना। देखिए, आप रेसलिंग करते हैं तो भी, अगर नहीं करते हैं तो भी आप ये व्यायाम जरूर करिए। कोर का बड़ा मस्त वर्कआउट है, बाइसेप ट्राइसेप आपके बड़े मस्त बनेंगे। इन वर्कआउट को कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपके कई तरह के एनिमल वॉक हैं, एनिमल वॉक यूज कर सकते हैं आप। जोड़ी गदा को आप स्विंग कर सकते हैं, डंबल रुमाली करें, ठीक है। इसके साथ साथ रस्सी चढ़ सकते हैं। तमाम वर्कआउट हैं जो कि आपको पर डे करना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग आगे बढ़ा जाए अपने पॉडकास्ट में, तो एक जो बेसिक आहार जो होता है एक पहलवान का, वो क्या होना चाहिए, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहें। जी देखिए, बेसिक रूप से पहलवानों का डाइट जो है वो एक सामान्य व्यक्ति से अलग हो सकता है जी। यहाँ पर बात मैं करूंगा दूध, दही, घी, मलाई, रबड़ी, इनका सेवन करना। देखिए, इसमें क्या होता है कि पहलवान बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाले वर्कआउट करने की वजह से ज्यादा वर्कआउट करते हैं और उनको उसी तरह की डाइट भी चाहिए जिससे वो उसे डाइजेस्ट कर सके। जैसे दूध में घी डाल करके पीना, ठीक है। जैसे सुबह अंकुरित चना खाना, ठीक है। और दही, दूध, घी, मलाई ये नियमित तौर पे खाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को जरूर से समझना चाहिए। अब कई सामान्य व्यक्ति भी हमसे पूछते हैं, भैया पहलवान क्या खाते हैं, और ये जब मैं बताता हूँ कि दूध, दही, घी, मलाई का सेवन करते हैं तो वो अपने हिसाब से भी खाना शुरू कर देते हैं, जबकि वो उतना वर्कआउट नहीं करते हैं जितना कि एक पहलवान करता है। तो आप इन चीज़ों को जरूर समझिए। हाँ, शुरुआत आप कम से कर सकते हैं, यानी कम जितनी चीज़ें हो सके कम करके थोड़ा डाइट बढ़ाएं अपना, और उसी तरह से अपना वर्कआउट भी बढ़ाएं। और मैंने जहाँ तक देखा है 90% जो पहलवान हैं अखाड़ों के वो नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। जी, इसका मैंने एक कारण और भी नोटिस किया है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। वो वर्कआउट करता है और जब वो मांसाहार करता है तो उसका डाइजेस्ट नहीं होता, अच्छा, ठीक है। हैवी वर्कआउट होने के बावजूद भी, अब यहाँ लोग बोलते हैं कि भाई जब वो वर्कआउट अच्छा करेगा तो डाइजेशन भी होगा, लेकिन जब वो मांसाहार करता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। अगर आप अखाड़ा वर्कआउट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम आप मांसाहार ना करें और शाकाहारी बने। दूध, दही, घी, मलाई की बात रही, लोग उससे भी बोलते हैं कि भाई साहब ये जानवरों से पास से आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, डाइजेस्ट होने वाली चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो आप इन चीजों को भी समझना चाहिए। नहीं, बात तो यहाँ पे सात्विकता की हो रही है कि एक किसी को कह लीजिए कि जो बेसिक रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करने की बात हो रही है कि यहाँ पे किसी को मार के ना कहते हैं सेवन किया जाए, किसी को आहित करके सेवन न किया जाए। ये भी बात जरूर है। सात्विकता का जो एक महत्व होता है वो आध्यात्मिकता में भी होता है, और आध्यात्मिकता ही मूल बनता है आपका एक व्यायामशाली में। जी जी। तो इसका मतलब कह लीजिए कि बहुत ज्यादा महत्व होता है। और आपने कहा कि मतलब एक डाइजेशन को भी वो करता है, बिल्कुल जो बैक्टीरियाज होते हैं, गट बैक्टीरियाज होते हैं, उस पे असर डालता है आपके। बिल्कुल, तमाम फल हैं, फल खा सकते हैं, केला खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए। तो ये जब इन चीजों का आप जब सामंजस्य अपने शरीर में बनाते हैं एक आहार के तौर पे, तो फिर आपका, और दूसरी चीज जब आप अखाड़ा वर्कआउट कर रहे होते हैं तो मैंने जैसे बताया आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो स्वतः ही आपका शरीर यह बोलेगा कि इस तरह का आहार न लें, और आप स्वयं भी आप इस चीज को समझ जाएंगे। मैं यही बोलूंगा एक बार आप प्रयोग करें अखाड़ों का, अखाड़े की ओर आए, और जहां बंद अखाड़े हैं, कई बार लोगों का कहना होता है मेरे अखाड़े बंद हैं, आसपास अखाड़े बंद हैं, मुझे आप एक बार मैसेज करें, उम्मीद करूंगा कि वो अखाड़ा जल्द से जल्द खुल पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कह लीजिए कि मतलब एक आपने कहा नहीं कि मतलब अंदर से आवाज आती है, गुरु का काम ही यही रहता है कि वो एक कोई आप चीज को बिल्कुल थोप न दे आपके ऊपर, आपको आपके अंदर से सुनने की आवाज की क्षमता जो रहता है ना कि अपने आप को सुनने की क्षमता वो विकसित करे। गुरु का महत्व होता है, और आपने भी कहा है कि गुरु का बहुत ज्यादा महत्व होता है, हर किसी को गुरु का अपनाना चाहिए और गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। यही मतलब आपका जो दीक्षा परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, इसी पे पूरा निर्भर है। बिल्कुल। और मतलब आपने कहा अखाड़ों के बारे में, तो अगर अखाड़ों के बारे में अगर बातें आगे की जाए तो बनारस के अखाड़ों में मुख्यतः कौन से अखाड़े हैं और कितने अखाड़े हैं बेसिकली, और कह लीजिए कि प्राचीनतम कौन है, और मुख्य मुख्य चीजें आप कहना चाहें तो जी। देखिए, मैं इसके बारे में बड़ा शोध किया जी, अखाड़ों के बारे में, अखाड़ा वर्कआउट के बारे में, इनके इक्विपमेंट के बारे में। 2004 में मैंने इसको शुरू किया। 2004 में मैं कुश्ती खेला करता था। अच्छा। 2004 से 2005 में कुश्ती खेला, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया, कारण कई थे, और मैं उसके बाद जोड़ी गदा से जुड़ गया। तो 105 अखाड़े कभी हुआ करते थे बनारस में। 105 अखाड़े, और मैंने कई किताबें भी पढ़ी हैं, और काशी का इतिहास एक किताब है डॉक्टर मोती चंद जी का, उसमें भी पुराने अखाड़ों के नाम लिखे हुए हैं। और इस समय मुख्यतः मैं देखता हूँ कि लगभग 29 अखाड़े हैं, 29 अखाड़े हैं जो कि विद्यमान हैं और सुचारू रूप से हो रहे हैं। और मैं उनमें कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे स्वामीनाथ अखाड़ा, जिसका भी मैंने बताया 476 वर्ष का इतिहास। पहला कह लीजिए कि वही अखाड़ा ही रहा होगा। जी बिल्कुल कह सकते हैं। संकट मोचन मंदिर के अंदर में भी एक अखाड़ा इनका रहा है। और साथ ही साथ देखिए मुरचाली वीर अखाड़ा, रघुनाथ महाराज अखाड़ा, बउआ पांडे अखाड़ा, कालीबाड़ी अखाड़ा, हनुमान जी व्यायामशाला, लाल कुटी व्यायामशाला, बड़ी गैबी अखाड़ा, छोटी गैबी अखाड़ा एक है जो कि रथ यात्रा का जो मेला होता है उसके तीसरे दिन वहां पर दंगल होता है। और वो दंगल जो होता है वो साल का पहला दंगल होता है इन पहलवानों के लिए, वहां से शुरू हो जाता है और वो अनंत चतुर्दशी तक, नियमतः अनंत चतुर्दशी तक चलता है ये दंगल की प्रक्रिया। तो तमाम अखाड़े हैं, मुस्लिम अखाड़े भी हैं, फिदा हुसैन अखाड़ा है, और एक मैं और भी नाम मैं बोल रहा हूँ, फिदा हुसैन के अलावा एक और कोई अखाड़ा है मैं भूल रहा हूँ। तो मुस्लिम अखाड़े भी हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं, ऐसा माना जाता है कि ईद उल खलीफा अखाड़ा है, ईद उल खलीफा अखाड़ा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अभी भी अखाड़े हैं, अच्छे अखाड़े हैं, पहलवान भी आ रहे हैं, गुरु भी वहाँ हैं, लेकिन इनकी संख्या अब थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन इसी चीज़ को समझते रहना है लोगों को कि हाँ, अखाड़े जाने पर हमें एक फायदा होगा, हमारे शारीरिक रूप से हम बलिष्ठ होंगे। हाँ, एक बात दुखद भी है कि ये जो खेल हैं, जोड़ी गदा, दंबल, नाल, ये किसी भी प्रतियोगिता यानी सरकार द्वारा जो भी अनुबंधित या फंडित होते हैं वो नहीं है। जैसे खेलो इंडिया में भी मैं चाह रहा था कि सिर्फ खेलो इंडिया में भी अगर एक जोड़ी गदा, मुगदर, नाल ये आ जाए, दंबल आ जाए,
तो बड़ा अच्छा होगा और इन पहलवानों के लिए भी अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल, कुछ पहलवान क्या होता है ना कि घर गृहस्थी संभालने के लिए बिल्कुल अखाड़ा छोड़ देते हैं। मैं लेकिन धन्यवाद दूंगा ऐसे अखाड़ों के जो संरक्षक हैं उनको और इन पहलवानों को भी, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के ये व्यायाम करते जा रहे हैं और अपनी काशी की परंपरा, अपने देश की परंपरा को बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि कह लीजिए कि लोग मानते हैं कि जो अखाड़े हैं बेसिकली केवल हिंदू धर्म ही चलाते हैं, लेकिन आपने कहा कि मतलब मुस्लिम समुदाय भी है। बिल्कुल। और बनारस में मुद्दों जो आप दो नाम लिए कि वहाँ पे कह लीजिए कि वही बेसिक ट्रेनिंग्स होता है, वही डंबल रहता है, वही मुद्दल रहता है, और वहाँ पे भी वही ट्रेनिंग्स होते हैं। तो ये केवल एक धर्म से वही नहीं है, ये एक संस्कृति है। बिल्कुल, एक संस्कृति है, एक कला है, और ये चलते आ रहा है बहुत सालों से और लोगों को स्वस्थ किए जा रहा है जी। अब इसमें अगर आगे बढ़ा जाए हम लोग तो मतलब समय के साथ क्या देखने को मिला आपको कि मतलब अखाड़ों का जो एक रुझान रहा है, जैसे बदला है, आधुनिकता आई, मॉडर्न जिम्स आए, तो फिर धीरे धीरे लोगों का जो रुझान है वो चला गया जिम्स के अंदर, नॉर्मल हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग्स के अंदर चला गया और यहाँ से कट गया इसके ऊपर। लेकिन 2008-2009 में मैंने देखा कि लगभग गली गली में जिम हुआ करते थे। 2008-9 की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में आया 2011, जब लगभग सभी के हाथ में मोबाइल आने लगे। ठीक है, 2011 की बात है। और उसी समय मैंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया अखाड़ों के। कौन से साल में? 2011 में। तो और आज मेरे फेसबुक पर लगभग 2,55,000 फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे लगभग 1,17,000 फॉलोअर हैं और इंस्टाग्राम पे लगभग 1,13,000 फॉलोअर हैं। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि उसमें 2011 में जब मैंने मोबाइल से वीडियोस बनाना शुरू किया तो मैंने देखा कि लोगों का रुझान अखाड़ों की ओर आने लगा, यह आ रहा था। और स्वतः ही कुछ लोगों ने ये शुरू किया कि नहीं, अखाड़े जाना चाहिए और प्रतियोगिताएं भी कराने लगे। बनारस देखिए त्योहारों का शहर है, यहाँ पे प्रतिदिन एक त्योहार जरूर होता है और इन्हीं त्योहारों में ही वो दंगल हुआ करते हैं, जोड़ी गदा दंबल नाल के। तो वो प्रतियोगिताएं भी शुरू होने लगी और धीरे धीरे 2019-20 में कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त, जैसा मैंने पहले भी बताया कि लोग अपने भारतीय परंपरा की ओर अक्सर होने लगे, गिलोय को अपनाने लगे। और जो भी अब जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था लॉकडाउन में, लगभग 21 दिन तक मैंने लॉकडाउन में ट्रेनिंग दी ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं था। 10-10 हजार लोग मेरे लाइव आते थे और बोलते थे कि भाई साहब मेरे छत पे तो गदा रखा हुआ है, मेरे दादाजी करते थे। और जब उनसे मैं 2022-23 में मिला तो पता चला कि ये खिलाड़ी भी हो गए, यानी वो खुद भी जोड़ी गदा करने लगे, अखाड़ों को रिप्रेजेंट करने लगे और दंगल में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आने लगे। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, देख करके कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले किसी से और आप उनको अनुसरित किए और उसके बाद अपने जीवन में भी उस चीज को ढाल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है। सोशल मीडिया का अच्छा प्रयोग भी है, खराब भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छा काम करना चाहते हैं स्वतः के लिए या खराब। तो मैं यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो अच्छे चीज़ों को जरूर देखें, हमें फॉलो कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप खुद भी वीडियोस बनाइए जोड़ी गदा दंबल नाल के, अखाड़ों के, बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आप अपना इंस्टाग्राम हो सके एक बार जरूर से मैं बता देता हूँ। मेरा ज्ञान इंडियन जोड़ी के नाम से एक कंपनी भी है जहाँ पर मैं जोड़ी गदा जो भी सेल करता हूँ, मुगदर वगैरह जो भी वुडन आइटम है वो मैं सेल भी करता हूँ। ज्ञान इंडियन जोड़ी के नाम से मेरा यूट्यूब है और ज्ञान इंडियन जोड़ी के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पेज है और मेरा नाम ज्ञान शंकुल सिंह है। आप मुझे फेसबुक पर भी जी बिल्कुल। जब हम अपने 8th में थे, 10th में थे, हमारा भी मतलब कह लीजिए रुझान आपकी तरफ उसी समय से रहा है और उसी समय से हम आपको देखते आए हुए हैं। और बहुत अच्छा भाई जी। जो एक था ना कि मतलब हम लोग बड़े हो रहे थे तो फिर लग रहा था कि मतलब धीरे धीरे हम लोग को भी जिम जाने के लिए बोला जा रहा था। जी। सारे दोस्त जिम जा रहे थे, हम लोग भी जिम गए, लेकिन फिर जो अखाड़े में जाने के बाद एक वो रहता है ना कि अपनापन सा लगता है कि सब कोई वहाँ पे है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, सब कोई मतलब आपस में बातचीतें कर रहा है और एक दूसरे को जो एक मोटिवेट नहीं होता है कि मतलब कोई भारी चीज कर रहा है, चला गुरु चला, अरे एक खे दो खे या 3 ठे हो गए। तो एक जो माहौल रहता है, एक जो मतलब उसके अंदर पारिवारिक, वो जिम में नहीं मिलता है उतना जल्दी। ये बात सच बोल रहे हैं। एक जो मिट्टी में जुड़ाव जो रहता है कि मतलब वही नंगे पाँव गए तो सबसे पहले गए तो फिर ऐसे ही नहीं कि चलते जाके
यही चीज है ना, अब मैं अभी अपने एकदम स्टार्टिंग में अपने बोला रहा कि विदेशी इसे अपनाने लगे जी। जब मैं ये बोलता हूँ कि बेयर फुट, नंगे पैर आपको व्यायाम करना चाहिए, और अखाड़े में नंगे पैर ही वर्कआउट करते हैं, और इसे फॉरेनर्स तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, वाह बेयर फुट करने। और अब तमाम आपके पास भी गूगल है, आप सर्च कर सकते हैं बेयर फुट वर्कआउट करने के क्या फायदे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इंडियंस को ही या फिर हमारे बनारस के या भारत के और जो बहुत से लोग आते हैं उनको जब मैं बताता हूँ भाई साहब नंगे पैर कर, कहते हैं भाई साहब मेरे पैर में ये प्रॉब्लम है, तो ये है वो ये चीज नहीं समझना चाहते हैं, तो ये बड़ा दुखद है। ये चीजें समझनी चाहिए आपको कि बेयर फुट होकर के वर्कआउट करने के बहुत लाभ है। लाभ तो है, जैसे कि हम लोग का एक नियम भी रहता है हर अखाड़े में ना कि जी हम लोग चप्पल पहन के एक उसके आगे नहीं जा सकते, हम लोग चप्पल वहां उतारते हैं, पहले जमीन को छूते हैं, माथे पे लगाते हैं, उसके बाद व्यायाम स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा आपको। वही ना कहा गया कि मतलब एक जो व्यायाम शैली को जो फॉलो कर रहा है वो आध्यात्मिक भी हो ही जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिना कुछ कहे एक आध्यात्मिकता अंदर आ जाता है, और जो एक शुद्धिकरण होना शुरू होता है बीज के रूप में, वो स्वतः ही आप अपने आप आध्यात्मिक हो जाएंगे अगर आप अखाड़े पे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। और दूसरी चीज मैं जो बहुत अच्छा बताऊंगा कि ये एक बॉन्डिंग बन जाती है अगर आप अखाड़े पे जाते हैं। और जो ये पहलवान शब्द है ना, यहाँ पर आपको जाति धर्म एकदम खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर नाम के आगे फिर पहलवान होता है, तो इससे आपका कहीं आपके जाति बिरादरी का नाम मालूम नहीं चलता है। और दूसरा चीज है आप किस धर्म के, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, आप अखाड़े आ सकते हैं। और आज भी बनारस के कई अखाड़े हैं, आज लगभग सभी अखाड़े हैं जो कि खुले मन से आपको एक्सेप्ट करेंगे और निःशुल्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप आगे चला जाए अपने इस सफर में, पॉडकास्ट के सफर में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब तो चीजें मतलब कह लीजिए कि जनरली माना जाता है कि पुरुष लोग रुझान रखते हैं पहलवानी में, पुरुष लोगों के लिए अखाड़े बने हुए हैं, महिलाओं का इसके अंदर क्या योगदान हो सकता है और उन लोगों के लिए कैसे अखाड़े मतलब फायदा कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं बोलूँगा अगर काशी की बात हो रही है तो 476 वर्ष का इतिहास लेते हुए अखाड़ा स्वामीनाथ ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था। मैं इसके लिए जो संकट मोचन मंदिर के महंत हैं श्री विश्वम्भरनाथ मिश्र जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अखाड़े में लड़कियों का भी प्रवेश शुरू कराया। और कुश्ती में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होता है, और मिट्टी पे जो दंगल होता है उसमें भी लड़कियों का प्रवेश, पहला प्रवेश जो है वो स्वामीनाथ अखाड़े के जो संरक्षक हैं उन्होंने दिलाया। अब आती है बात जोड़ी गदा मुगदर की, तो आपको जानकर कि ये बहुत अच्छा लगेगा कि आज मुगदर व्यायाम देश के कई महिलाएं कर रही हैं। मैं लगभग 1000 लोगों को तो मैं खुद ही जानता हूँ ऐसी महिलाएं जो कि मुगदर का अभ्यास कर रही हैं। मेरी पत्नी संगीता सिंह स्वयं खुद ही जोड़ी गदा, डंबल, संतोला वगैरह करती रही हैं, और अखाड़े में भी जाकर के उन्होंने गदा भी फेरा है। और साथ ही साथ मैं 2018-19 में शायद जानता हूँ कि गोरखनाथ यादव जी जो हैं, श्री गोरखनाथ यादव जी जो कुश्ती के कोच हैं बनारस के सिगरा स्टेडियम के, उन्होंने एक प्रतियोगिता कराया था जोड़ी गदा का महिलाओं का, ठीक है। तो 2019 में ये महिलाओं की उनका एक दंगल भी हो चुका है जोड़ी गदा का, इस बात को भी समझना चाहिए। और निश्चित रूप से महिलाएं भी जोड़ी गदा मुगदर व्यायाम कर सकती हैं और कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया अपनी वाइफ के बारे में, हमने ये भी देखा है कि मतलब आप जो है कि बेसिकली आप अखाड़ा ट्रेनिंग और ये जोड़ी मुगदर ये सब के अंदर करते हैं, तो आपकी वाइफ जो है वो भी इसके अंदर मतलब कह लीजिए कि बहुत अच्छे से मतलब योगा हो गया, फॉरेनर्स को योगा सिखाना। बिल्कुल, वो एक योगी हैं जी। और रही बात फॉरेनर्स, देखिए फॉरेनर्स, जब से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ विदेशी को सिखाता हूँ, मेरे पास देश के कई प्रदेशों से लोग आते हैं। मैंने इंडियन आर्मी को सिखाया हुआ है, और मुझे विंध्य गौरव अवार्ड भी मिला है मध्य प्रदेश में। तो तमाम अच्छी चीजें भी हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ विदेशियों के लिए, देशी लोगों के लिए भी है, बनारस के लोगों के लिए भी, और मैं बनारस के लोगों को भी सिखाया हूँ, और देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोगों को भी सिखाया हूँ, और सभी खुश हुए। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि मतलब आप पूरा फैमिली को ही लेके चल रहे हैं कि मतलब सारी मतलब आप दोनों लोग लगे हुए हैं, मतलब सिर्फ पति पत्नी नहीं, हमारे आसपास में जितने मित्र हैं वो सब भी सिखाते हैं और सीखते हैं। बहुत अच्छी मतलब मोटिवेट करना, यही हमारा काम है। नहीं, बहुत अच्छा आपका जो कार्य रहा है, मतलब उसी के जरिए ही तो मतलब हमारा आपसे पहचान हुआ। बिल्कुल। और
महादेव का कृपा रहा तो मतलब ऐसे ही आपका काम आगे बढ़ते रहे और ये जो कला है ये मतलब आगे बढ़ते रहेगा और इसको और अच्छे विश्व पटल पे आप लेके जाएंगे। अब जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अखाड़ा शुरू करना चाहे, बेसिक चीजें उसको न पता हो, तो हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ उसको बताना चाहें इस समय कि आप ऐसे शुरू करिए आपका जो अखाड़े पे आ जाके, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? एक तो देखिए, अगर पहले बार आना चाहता है अखाड़े पर तो वह पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि उसे लंबे समय तक यह अभ्यास करना है, क्योंकि कोई शॉर्ट तरीका नहीं मिलेगा आपको, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मिलेगी आपको सक्सेस होने के लिए। तो पहले आए आप एक गुरु का चुनाव करें और फिर दंड बैठक से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आपका धीरे धीरे मित्र बनते जाएंगे, आपके संगत बनती जाएगी, सराउंडिंग में हो जाएंगे और आपको एक अच्छा एक वातावरण मिल जाएगा, आपको एक बॉन्डिंग मिलेगी लोगों से। अनुशासन के लिए तैयार रहिए, बेसिकली अनुशासन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चीज है, क्योंकि आज के युवा में बहुत कमी रही है अनुशासन। बिल्कुल, अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब यदि आप कुछ अपना मतलब कहना चाहें यहाँ पे कि जो आपका जोरी डंबल का जो आपका बिजनेस है, बिजनेस के लिए मैं ये बोलूंगा भाई साहब, आप लोग पहले व्यायाम करें। हाँ, व्यायाम करें। बनारस से हैं तो अखाड़े में आप अपने आइए। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है नहीं कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपने किसी दूसरे साथी को जो कि यहाँ नहीं आ सकता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया आपके लिए अखाड़ा इक्विपमेंट, जो भी अखाड़ा वर्कआउट के इक्विपमेंट है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और अगर आप मुझसे सीखना भी चाहते हैं, पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं, अखाड़े न जा कर के सीखना चाहते हैं, तो मैं अपने घर पर भी सिखाता हूँ। ज्ञानधन जोरी का छोटा सा स्टूडियो है जहाँ पर आप आकर के भी सीख सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप आए यहाँ पे और ऐसी ऐसी बातें हुई है, गुरु के बारे में हुआ है, अनुशासन के बारे में हुआ है और जो आंतरिक शुद्धिकरण होता है जो बहुत ज़्यादा जिम्स में हम लोग को नहीं सीखने को मिलता है। तो एक बहुत गहरी जो एक रेखा खिंच गई है बीच में कि अखाड़ा और जिम के बीच में, तो बहुत ही कह लीजिए कि अब लुभाता है हम लोग को कि अखाड़े चला जाए, कुछ न कुछ अनुशासन अपने जीवन में लिया जाए और इसका जो एक फल है, जो एक रस है बनारस का, इस नाम में ही रस जो छुपा हुआ है उसको एक ग्रहण किया जाए। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग भी आए, कुछ न कुछ सीखिए और इस कला को विलुप्त होने से बचाइए। जरूर से। और मैं धन्यवाद दूंगा बनारसी बकैती को जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सबसे मिलाने की कोशिश की। बस यही हम लोग का उद्देश्य है कि बनारस को जो जीवंत रखने का प्रयास करते आया है, जो बनारस जो है जो जीवंत है, जिन स्तंभों पे जीवंत है, उन लोगों को यहाँ पे लाना है जी। उन लोगों का जो जीवन शैली है, उन लोगों का जो उद्देश्य है, आप सभी के सामने लेके आना है और ये कार्य हम लोग करते रहेंगे। आज ज्ञान शंकुल जी आए हुए हैं, वापस हो सके तो वापस आपको हम बुलाएंगे, वापस से कोई डिटेल वीडियो रहे उसके लिए बिल्कुल महादेव का कृपा रहा तो हमेशा वापस से आपसे मुलाकात होगा और आगे आपका जो भी कह लीजिए जर्नी है उसके लिए बहुत बहुत महादेव कृपा बनाए रखे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महादेव।